हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी फ्रेंड कामना और एग्ज़ाम विदाउट होप में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने देखा था कि भारत में सरकार हमने ये देखा था कि भारत में सरकार के तीन अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। हमने ये देखा था कि कार्यपालिका का भारत में दोहरा तंत्र पाया जाता है, पिछली क्लास में हमने देखा। हमने ये देखा विधायिका का भारत में दोहरा तंत्र पाया जाता है, मतलब कि कार्यपालिका एक केंद्र की होती है और एक राज्य की होती है। एक केंद्र की और एक राज्य की। हमने ये देखा था किसके बारे में, कार्यपालिका के बारे में और विधायिका के बारे में। और ये दोनों आपस में पैरेलल होते हैं, मतलब ये कि ऐसा नहीं कि केंद्र के नीचे राज्य आता है। ये यहाँ पे इसके नीचे जो ये काम करते हैं वो हमारी संसद होती है, और संसद राज्यों में देखें अगर तो हमारा विधानमंडल होता है। ठीक है, विधानमंडल। ये दोनों आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं। मतलब ये कि विधानमंडल ने अगर कोई कानून बनाया तो उसको संसद भंग नहीं कर सकती, उस पर रोक नहीं लगा सकती। इसका मतलब कि ये अपने आप में स्वतंत्र हैं और ये अपने आप में स्वतंत्र हैं। ये हमने पिछली क्लास में देखा था, इसको आगे हम और डिटेल में देखेंगे। अभी मैं बस थोड़ा थोड़ा आपको परिचय बता रही हूँ। उसके बाद हमने ये देखा था कि विधायिका का भी दोहरा तंत्र पाया जाता है। कार्यपालिका का कैसे, देखो हमारी जो कार्यपालिका है वो इसी का एक अंग है, क्योंकि संसद में अगर हम देखें तो संसद में हमें क्या दिखाई देता है, ये मैं विधायिका का स्वरूप बता रही हूँ। संसद है, यहाँ पे लोकसभा है, ठीक, लोकसभा। और यहाँ पे है राज्यसभा, राज्यसभा। और उसी तरीके से विधानमंडल में हमने क्या देखा, क्या देखते हैं हम अपने राज्यों में, कि कहीं कहीं पे इसके दो सदन हो सकते हैं, कहीं पे एक ही सदन हो सकता है। तो एक हम देखते हैं विधानसभा, विधानसभा। और एक देखते हैं हम विधानमंडल, सॉरी, विधान परिषद। ठीक, ये हमने देखा। मतलब ये अपना काम कर रहे हैं, ये अपना काम कर रहे हैं। ये तो हमारी हो गई विधायिका का स्वरूप। लेकिन इसी में अगर कार्यपालिका का स्वरूप देखते हैं तो हमें केंद्र में क्या दिखाई देता है, केंद्र में हमें दिखाई देंगे हमारे राष्ट्रपति दिखाई देंगे, राष्ट्रपति। ठीक, सेम पैरेलल में हमें यहाँ क्या दिखाई देंगे, राज्यों में राज्यपाल। ये हमने पिछली क्लास में देखा था। पीएम दिखाई देंगे हमारे, यहाँ पे हमारे सीएम दिखाई देंगे। ठीक, यहाँ पे हमारे और कौन दिखाई देंगे, मंत्रिपरिषद दिखाई देगी, मंत्रिपरिषद। और यहाँ पे भी हमें सेम मंत्रिपरिषद दिखाई देगी। मतलब ये आपस में ये क्या है, एक दूसरे के नीचे नहीं है, ये पैरेलल में चल रहे हैं, इनके बराबर ये। लेकिन हमने ये देखा था कि जो हमारी ये न्यायपालिका है, न्यायपालिका का एकल तंत्र है। एकल तंत्र कहने का क्या मतलब है, एकल तंत्र, इनका दोहरा तंत्र नहीं है। एकल तंत्र का मतलब है सबसे पहले हमारी सुप्रीम कोर्ट आती है, उसके बाद हमारी हाई कोर्ट, और उसके बाद हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। मतलब कि इनके फैसले को ये बदल सकते हैं, सॉरी, ये कुछ इनके इनके फैसले को ये बदल सकते हैं और इनके फैसले को ये बदल सकते हैं। ये कल हमने देख लिया था। तो चलो अब हम अपनी कहानी आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं कि इनमें आखिर संबंध कैसा होता है। क्योंकि अगर राज व्यवस्था को समझना है, तो किसी भी देश की राज व्यवस्था को अगर आपको समझना है तो आपको ये देखना होगा कि उस देश में जो शासन के तीनों अंग हैं, सरकार के, शासन कहने का मतलब है सरकार, क्योंकि शासन कौन करेगा, सरकार ही करेगी। तो इस इनमें क्या आपस में रिलेशन है, ये हम थोड़ा सा आज समझने की कोशिश करेंगे। तो हम देखते हैं कि अगर इसको मोटे तौर पे देखा जाए तो ये तीन कह रही हूँ मैं, ये निम्नलिखित तरीके से बढ़ सकते हैं। पहला तो ये हो सकता है कि ये तीनों आपस में क्या हुए हों, जुड़े हुए हों। ऐसा हम देख सकते हैं, जैसे मैं इसका एग्जांपल देती हूँ। जैसे राजतंत्र हमने देखा था पीछे, हमने धर्मतंत्र देखा, धर्मतंत्र, या हम देख सकते हैं डिक्टेटरशिप। ठीक है, जिसको तानाशाही तंत्र कह सकते हैं, तानाशाही तंत्र। ठीक है, इसमें क्या है, राजा ही अपने आप में विधायिका है, विधायिका, विधायिका, राजा, तीनों को मैं कर देती हूँ। ठीक है, ये तीनों यही अपने आप में विधायिका हैं। जब ये भी कोई कानून बनाते हैं, कुछ बोलते हैं, आदेश देते हैं, और यही अपने आप में कार्यपालिका हैं,
कार्यपालिका भी हैं यही अपने आप में, और यही अपने आप में क्या है, यही अपने आप में न्यायपालिका भी हैं, तीनों। यानी कि अगर ये शासन के तीनों अंग हमें एक साथ कहीं भी आपस में जुड़े हुए दिखते हैं तो वो उस देश की राज व्यवस्था कैसी है, राजतंत्रात्मक है या धर्मतंत्रात्मक है या तानाशाही है। क्यों? क्योंकि ये तीनों काम एक ही व्यक्ति कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई। तो ऐसे तंत्र को जो आपस में, कभी कभी देखो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि आप जो राज व्यवस्था के जो शासन के तीन अंग है उसमें संबंधों को दर्शाइए। तो ये क्या होता है, पहला हम ये देख सकते हैं कि तीनों आपस में जुड़े हों। कहाँ हम देख सकते हैं? तो ऐसे तंत्र को हम कहते हैं पारंपरिक, पारंपरिक, या हम इसको कह सकते हैं, और भी इसका एक नाम है जिसको हम कह सकते हैं गैर लोकतंत्रात्मक। क्या कह सकते हैं? गैर लोकतंत्रात्मक। ठीक है, जैसा कि हमको अपने भारत में भी देखने को मिलता था पहले के टाइम पे। तो ये तीनों क्या होता था, अभी आप मुगलों के पीरियड में देखो या मौर्य एम्पायर था, या फिर आप गुप्त में देखो, गुप्त काल में, तो ये हमें ऐसा राजा का ही, राजा जो चाहता था वही करता था। धर्मतंत्र में जो राजगुरु चाहेंगे वो करें, सॉरी, जो धर्म के व्याख्याकार हैं वो जो चाहेंगे वो करेंगे। और तानाशाही में आपने हिटलर के बारे में हिस्ट्री में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं हिस्ट्री भी आपको बहुत अच्छे से कवर कराऊंगी। हिस्ट्री की भी मैं वीडियो स्टार्ट करने वाली हूँ। अगला एक तंत्र हम देख लेते हैं कि अगला हम ये देखते हैं कि ये कैसे हो सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि किसी देश में ऐसा हो सकता है कि जो हमारी विधायिका है, विधायिका कहने का क्या मतलब है, जो नियम और प्रावधानों को बनाने का काम करती है। विधायिका और कार्यपालिका, कार्यपालिका, इनमें क्या हो, इनमें कार्यपालिका में नज़दीक का संबंध हो, नज़दीक का संबंध हो। देखो आप चाहो तो इसके नोट्स भी बना सकते हो क्योंकि मैं खुद ही भी बहुत धीरे धीरे लिख रही हूँ। अब देखो विधायिका और कार्यपालिका का नज़दीक का संबंध कहने का क्या मतलब है, तो देखो अब एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारी इंडिया हो गई, ठीक, जिसको हम कहते हैं भारत, या फिर हम यही वाला एग्जाम्पल देख सकते हैं कहाँ पे, ब्रिटेन में। ठीक है, अब कैसे, देखो जो विधायिका है हमारी, विधायिका मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हर देश, विधायिका हर देश में होती है, बस उसका नाम अलग अलग होता है। तो हमारे देश में विधायिका को हम किस नाम से जानते हैं, संसद के नाम से जानते हैं। अगर राज्यों की बात करें तो हम उसको विधानमंडल के नाम से जानते हैं, ये मैंने आपको ऊपर बताया। तो चलो एक केंद्र के स्तर पर ही समझने की कोशिश करते हैं। तो जो संसद है, संसद में जितने भी सांसद होते हैं, सांसद यही बैठते हैं, विधि बनाने का काम करते हैं। और इन्हीं सांसदों में से कुछ लोग जो चुनाव जीत करके आते हैं, बहुमत मिलता है, वो कार्यपालिका का काम करते हैं। ये मैं आगे बताऊंगी आपको। अभी आप इतना जानो कि यही विधायिका के ही लोग होते हैं जब चुनाव होता है लोकसभा का, तो उसमें जो ये सांसद हैं, यही जिनको, जिस दल को स्पष्ट बहुमत मिला होता है, वही कार्यपालिका का 5 साल के लिए गठन करते हैं। और यही इन्हीं के लोग कार्यपालिका के ये शासन संचालन का काम करते हैं, यही करते हैं, शासन संचालन करते हैं ये। इनको मौका दिया जाता है कि आप 5 साल के लिए ये काम करिए। लेकिन अब आप देखो कि जो कार्यपालिका के लोग हैं, जैसे हम इस समय देख सकते हैं कि मोदी सरकार की गवर्नमेंट है, मोदी सरकार, ठीक है। मोदी सरकार क्या है, मोदी सरकार के में जितने भी लोग हैं वो सभी सांसद हैं, और ये सभी किसके मेंबर हैं, विधायिका के, संसद के मेंबर हैं। तो यानी कि इसी विधायिका से ही ये कार्यपालिका निकली हुई है, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आ गई, देखो विधायिका के ही लोग क्या हैं, सांसद हैं, लेकिन इनमें से बहुत सारे दल मिलकर चुनाव लड़ते हैं, और उसमें से जिस दल को स्पष्ट बहुमत मिलता है वही सांसद क्या करते हैं, कार्यपालिका का स्वरूप लेते हैं और 5 साल के लिए शासन संचालन करते हैं। फिर अगर चुनाव होगा, फिर इन्हीं में से जिन सांसदों को, जिस दल को स्पष्ट बहुमत मिला होगा, वो क्या करेगी, कार्यपालिका बनाएगी। लेकिन अगर हम अपने न्यायपालिका की बात करें, न्यायपालिका, ठीक है, तो ये ना तो ये कोई, जो न्यायपालिका के जज होते हैं, ये कोई सांसद
या कोई विधायक नहीं होते। विधायक क्या होते हैं? नहीं होते हैं। ना तो कोई ये चुनाव जीत के आते हैं। ये क्या हैं? बिल्कुल स्वतंत्र हैं। यानी कि इनको किस लिए रखा गया है कि आप बस इनको ये देखना है कि ये जो हमारी विधायिका है या हमारी कार्यपालिका है, ये कोई ऐसे प्रावधान ना बनाए जिससे क्या हो, नागरिकों के अधिकारों का हनन होता हो या कोई मतभेद हो जाता है। जैसे इसका काम क्या है? मतभेद को सुलझाना। मतभेद को सुलझाना। ठीक है। किस टाइप के मतभेद हो सकते हैं? जैसे राज्यों के बीच में मतभेद हो सकता है, राज्य राज्य आपस में हो जाए, राज्यों के बीच। और किसको देखते हैं ये हो सकता है कि केंद्र राज्यों के बीच में कोई मतभेद हो जाए, केंद्र वर्सेस राज्य हो जाएं। ठीक है। या फिर ये हो सकता है कि नागरिकों से संबंधित कोई मतभेद हो, नागरिक हों। तो ये बस ये देखने का काम करते हैं कि किसी भी मतभेद को सुलझाने का काम करते हैं। यानी कि हमने ये देखा कि अभी देखो ये जो हमारी हेडिंग थी ये क्या थी? विधायिका और कार्यपालिका में नज़दीक का संबंध है। ठीक है। कैसा संबंध है? नज़दीक का संबंध। देखो यानी कि ये तो आपस में जुड़े हैं, ये भी जुड़े हैं और ये भी आपस में जुड़े हैं, लेकिन ये क्या है? फ्री हैं, आज़ाद हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि दूसरा हमारा जो वर्गीकरण है वो ये हो सकता है कि जहाँ विधायिका और कार्यपालिका में नज़दीक का संबंध होता है, जबकि न्यायपालिका इनसे क्या होती है? अलग होती है। और ये व्यवस्था जो है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है? ऐसी व्यवस्था, अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो हम ये लिख सकते हैं, ये बता सकते हैं कि इसका एग्जाम्पल ये ऐसी व्यवस्था हमें कहाँ मिलती है? जहाँ पर क्या होता है? संसदीय लोकतंत्र होता है, संसदीय प्रणाली होती है। जहाँ पर क्या होता है? संसदीय प्रणाली में ऐसी व्यवस्था हमें देखने को, हमने ऊपर क्या देखा था कि वो राजतंत्र और धर्मतंत्र में देखने को मिलता है। वो जो संबंध जो एक ही व्यक्ति में सारी पावर इंक्लूड होती है, सारी पावर केंद्रित होती है। और जो दूसरा हमने देखा है ये वाला, ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? जहाँ विधायिका और कार्यपालिका आपस में जुड़ी हुई हों, जबकि न्यायपालिका क्या हो? स्वतंत्र हो। ये क्या होती है? ये स्वतंत्र होती है। मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ। ये क्या होती है? स्वतंत्र होती है। ठीक है। तो ऐसी व्यवस्था हमें कहाँ देखने को मिलती है? ऐसी व्यवस्था हमें देखने को मिलती है संसदीय प्रणाली में। अपना हम तीसरा वर्गीकरण अगर देखें, तीसरा, तो तीसरा वर्गीकरण क्या हो सकता है? जैसे कुछ देश ऐसे होते हैं जहाँ पे ये तीनों अंग क्या हों? एक दूसरे से अंग एक दूसरे से पृथक हों, अलग हों, इनमें आपस में कोई भी संबंध ना हो। ऐसी व्यवस्था हमें कहाँ देखने को मिलती है? तो ऐसी व्यवस्था हमें देखने को मिलती है अमेरिका में। ठीक है। अमेरिका में देखने को मिलती है। तो इस जो ये सेपरेशन होता है पावर का, ये ये देखो ये तीनों अलग अलग हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो हमारी कार्यपालिका है अमेरिका की, कार्यपालिका, ठीक है, और एक हो गई हमारी विधायिका और एक हो गई न्यायपालिका। ठीक है। देखो इन देशों में क्या होता है, जैसे अमेरिका का एग्जांपल लेते हैं, जहाँ पे तीनों एक दूसरे से पृथक होते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि जो कार्यपालिका का हेड होता है यानी कि राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, ठीक है, वो विधायिका का सदस्य विधायिका का सदस्य नहीं होता है, सदस्य नहीं होता। ठीक। ये एक स्वतंत्र व्यक्ति होता है और इसकी जो राष्ट्रपति है इसके जो मंत्रिमंडल होते हैं, मंत्री जितने भी होते हैं, मंत्रिमंडल कह लेते हैं इसको, ये भी क्या होते हैं? इनका इससे कोई भी संबंध नहीं होता है। यानी कि इन देशों में ये जो विधायिका है, इन देशों की विधायिका ये अलग लोग होते हैं। इसके जो सांसद होते हैं, सांसद, इनका बस काम यही होता है कि आप क्या करिए, कोई भी लॉ बनाइए, कोई भी रूल बनाइए। ठीक। ये इनका इन्वॉल्वमेंट ये है, इन
इनका इनसे कोई भी संबंध, यानी कि कार्यपालिका के लोगों का विधायिका से कोई भी संबंध नहीं होता है। तो ऐसे संबंधों को हम क्या कहते हैं, ये जो पृथक है, ऐसे संबंधों को हम बोलते हैं, एक कॉन्सेप्ट पूछता है शक्तियों का पृथक्करण। शक्तियों का पृथक्करण का, इसको मैं के बना देती हूँ ना, एक सेकेंड, ये इसको हम बोलते हैं, ये कभी कभी ना ये मेरा परेशान करता है, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत। अगर आपसे कोई ये पूछे कि शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत कहाँ देखने को मिलता है, तो अमेरिका में दिखाई देता है। और इसका क्या मतलब होता है, तो जहाँ पर शासन के तीनों अंग एक दूसरे से क्या हों, पृथक हों। शासन के तीनों अंग बोले तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये तीनों का काम अलग अलग है। न्यायपालिका बिल्कुल अलग है, अलग लोग होते हैं, विधायिका के लोग अलग होते हैं और कार्यपालिका के लोग अलग होते हैं। जो कार्यपालिका का निर्वाचन होता है वो कैसे होता है, यहाँ पे जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन करना है तो आम जनता क्या करेगी, आम जनता है, इसको मैं अच्छे से जब तुलना करूँगी भारत की अमेरिका से, अन्य देशों से, तब मैं बताऊँगी आपको और डिटेल में। अभी मैं आपको थोड़ा सा हिंट देती हूँ। आम जनता क्या करती है, एक निर्वाचक मंडल चुनेगी, निर्वाचक मंडल जिसको बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। ये क्या करेंगे, निर्वाचक मंडल, ये जो हैं ये राष्ट्रपति को चुनते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति को ये। और फिर यही जनता जो है वो क्या करती है, यही जनता फिर, एक तो अब ये राष्ट्रपति हो गए, ये किससे संबंधित हो गए, कार्यपालिका से, कार्यपालिका बनाया इन्होंने। लेकिन फिर यही जनता क्या करेगी, यही जनता क्या करेगी, विधायिका के लोगों का भी चुनाव करेगी, विधायिका के लोगों का। ठीक है, यानी कि हमारे यहाँ आपने क्या देखा कि हम लोकसभा का चुनाव होता है भारत में, भारत में जब लोकसभा का चुनाव होता है, लोकसभा का, ठीक है, तो हम क्या दो बार वोट करते हैं, एक बार कार्यपालिका के लिए, एक बार विधायिका के लिए, नहीं, हम एक ही बार हम वोटिंग करते हैं, लोकसभा का चुनाव होता है तो उसमें से जिस दल को स्पष्ट बहुमत मिलता है वो कार्यपालिका का गठन कर लेती है। ये हमने देखा है अपने यहाँ प्रावधान। लेकिन अमेरिका में क्या होता है कि यही आम जनता दो बार, एक बार निर्वाचक मंडल ये चुनेगी, फिर ये लोग कार्यपालिका बनाएंगे, फिर दूसरा चुनाव होगा किसके लिए, विधायिका के लिए, विधायिका के लोगों के लिए। तो ये जो इनका संबंध है, ये तीसरे टाइप का संबंध हमने देखा कि एक कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका आपस में जुड़े हो सकते हैं। एक हमने ये देखा कि नज़दीक का संबंध हो सकता है कार्यपालिका और विधायिका में। और तीसरा हमने देखा कि तीनों एकदम पृथक हो सकते हैं, जिसको पृथक्करण का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, तो जब एक तरीके से ये तीनों एक दूसरे से अलग होते हैं तो इसी को, ये वाला जो है, यानी कि इसको हम एक और नाम से जान सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, नियंत्रण व संतुलन का सिद्धांत। एक तो हमने ऊपर देखा कि शक्तियों का पृथक्करण, पृथक्करण का सिद्धांत, और इसी को हम और क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं अगला चेक एंड बैलेंस बोल दो, या इसको बोल सकते हैं नियंत्रण व संतुलन का सिद्धांत। ठीक है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, संतुलन, सॉरी इसको मुझे लिखना था सिद्धांत का। ठीक, यहाँ तक हमने समझ लिया कि ये इस तरीके से हो सकते हैं। अब हम जहाँ तक भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का प्रश्न है, तो हम तो अगर, अब देखो यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा इसको कंक्लूड कर देती हूँ। ये देखो, भारतीय राज व्यवस्था का संबंध है, तो ये ना तो भारत, ठीक है, भारत दो तरीके से तुलना कर सकते हैं इसकी हम, ना तो ये अमेरिका की तरह है, अमेरिका की तरह जहाँ पे तीनों अलग अलग हों, ठीक, और ना ये ब्रिटेन की तरह है,
क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में क्या है, संसद ही सबसे ज़्यादा पावरफुल है, संसद ही पावरफुल है, पावरफुल। ठीक। लेकिन भारत में हम क्या देखते हैं, ब्रिटेन का हमने संसदीय प्रणाली तो अपनाया है, संसद को पावर तो दिया है, लेकिन इसको चेक एंड बैलेंस करने के लिए हमारे यहाँ एक न्यायपालिका भी है, न्यायपालिका। ठीक है, इसको भी हमने पावर दे रखा है। लेकिन ब्रिटेन में क्या है, न्यायपालिका से भी ज़्यादा पावरफुल कौन है, संसद है वहाँ की। इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम इनकी तुलना करेंगे, या न्यायपालिका और कार्यपालिका का चैप्टर आएगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और ये देखते हैं कि जब हम संविधान की यात्रा पे निकले और राज्य व्यवस्था की, तो एक टर्म आपको बार बार मिलेगा भारत में कि कोई भी लॉ अगर विधायिका में आती है, लॉ आएगा, प्रावधान, कुछ नियम कानून बनाने हैं, तो उसमें बहुमत किस तरीके से वो बनता है। तो एक हेडिंग आप दे सकते हो कि भारत में बहुमत के प्रकार। देखो ये ऐसे टॉपिक्स हैं ना जो कोई नहीं पढ़ाता, आप देख लेना। इसलिए मैंने क्या कहा, ज़ीरो से लेके मैं आपको शिखर तक ले जाऊंगी, एक कोई भी चीज़ मैं छोड़ूंगी नहीं, आपको हर एक चीज़ जहाँ कन्फ्यूज़न आता है मैं बताऊंगी। तो भारत में देखो, एक सबसे पहला बहुमत हम पढ़ते हैं किस तरीके से हमारे यहाँ लॉ बनता है, यानी कि किस आधार पे। सांसद तो बहुत हैं, आपको भी पता है कि 543 मेंबर्स हैं लोकसभा में। तो क्या सबकी सबकी ज़रूरत पड़ती है, कोई भी लॉ लाना है, अध्यादेश लाना है, राष्ट्रपति का चुनाव है, या कोई प्रस्ताव पारित करना है, तो क्या बेसिस होगा, किस तरीके से होता है। तो इसको बोलते हैं बहुमत, किसकी बात सुनी जाएगी, कब नियम कानून बनेंगे, कब नहीं बनेंगे। तो इसमें हम पहला देखते हैं साधारण बहुमत, साधारण बहुमत। ठीक, जिसको बोलते हैं सिंपल मेजॉरिटी, अब देखो सिंपल बहुमत से क्या होता है, आपने हमेशा नाम सुना होगा कि साधारण बहुमत से ये चीज़ पारित हो गई। तो इसका सीधा सा इसका मतलब ये होता है कि आप ऐसे लिख सकते हो, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। देखो अब मैंने एक टर्म लिखा यहाँ पे, क्या लिखा मैंने कि उपस्थित एक ये लिखा, और मैंने एक ये लिखा मतदान करने वाले। देखो फ्रेंड्स, हमारे संविधान में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि प्रत्येक सदस्य को सदन में रोज उपस्थित होना है या हर प्रस्ताव पे वोट करना है। संविधान में ये वर्णन नहीं है। संविधान हमारा ये नहीं कहता है कि प्रत्येक सदस्य हर प्रस्ताव पे वोट करे, हर प्रस्ताव पर वोट करे, ये जरूरी नहीं है। ऐसा कहीं ये नहीं लिखा है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है, या वो रोज उपस्थित हो। तो मान लेते हैं कि कोई प्रस्ताव आया, इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। ठीक, किसी दिन मान लेते, आपको पता है कि लोकसभा में कितने मेंबर हैं, आपको भी पता है कि 543 मेंबर हैं वर्तमान में। ठीक है, अब कोई प्रस्ताव आया, प्रस्ताव मान लेते हैं, अभी मैं बताऊंगी कि ये क्वेश्चन पूछता है कि ये प्रस्ताव कैसे पारित होता है, तो अभी मैं ये बताऊंगी। देखो मान लेते हैं कोई प्रस्ताव आया और उस दिन 200 सांसद उपस्थित हुए, 200 सांसद क्या हुए, उपस्थित, और उसमें से 200 लोगों ने जब प्रस्ताव आया तो 180 लोगों ने क्या करा, मतदान
किया। अब 20 लोगों ने कहा कि भाई हम वोटिंग नहीं करेंगे क्योंकि ऐसा लिखा नहीं है कि आप बाउंड हैं, ये मैंने आपको बताया। तो इन लोगों ने 20 लोगों ने कहा कि भाई हम मतदान नहीं करेंगे। अब देखो जब ये पूछा गया कि उपस्थित और मतदान, ये दोनों कंडीशन आपको फुलफिल करनी है। उपस्थित तो 200 थे, लेकिन यहाँ से देखो ये देखो ये कैसे सांसद हैं, ये उपस्थित भी हैं और मतदान भी किया इन लोगों ने, ठीक है। यानी कि ये जो 180 लोग हैं, इन्हीं लोगों में चीज़ें काउंट होंगी। तो अब क्या करेंगे, हम करेंगे 180 डिवाइड करेंगे 2 से, भागा 2 और +1, तो कितने लोग हो जाएंगे, 91। मैंने डिवाइड क्यों किया यहाँ पे, देखो अगर हमें बहुमत निकालना है, स्पष्ट बहुमत, तो बहुत सारे लोग होंगे, तो इसका आधा करते हैं जितने लोगों ने वोटिंग करी, और आधे से एक ज़्यादा जिसका होगा, यानी कि वो उन लोगों की संख्या ज़्यादा है। तो ये अब देखो, अगर उस दिन जिस दिन प्रस्ताव आया उस दिन अगर 180 लोगों ने ही वोट किया और उपस्थित भी रहे, तो उन 80 में से अगर 91 लोगों ने उस प्रस्ताव के पक्ष में वोट कर दिया, प्रस्ताव के पक्ष में, ठीक है, वोट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये लॉ पास हो जाएगा। लॉ तो नहीं बोलेंगे इसको, क्योंकि लॉ तो बाद में बनता है, मान लेते हैं विधेयक। अभी मैं इसका फ़र्क आपको बताऊंगी। ये विधेयक क्या होगा, पास हो जाएगा, फिर ये राष्ट्रपति के पास जाएगा। अब देखो जैसे मान लेते हैं, फिर मैं इसको आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि आपकी क्लास में कोई डिबेट चली, अब उसमें कौन जीतेगा, जैसे आप 100 लोग हो क्लास में, 100 बच्चे हैं, तो कोई डिबेट हो रही है, तो कौन जीतेगा, यानी कि जिस भी, अगर मान लेते हैं 50 और 51 का रेशियो होगा वही जीतेगा, यानी कि ये लोग जीतेंगे। तो ये कैसे आया, हमने क्या किया, 100 को डिवाइड किया 2 से और +1, तो कितने हो गए, 51। यानी कि इतने लोग अगर उस डिबेट में भाग लेते हैं तो वो जीत जाते हैं। तो ये कहने का मतलब है, अब ये वाला प्रस्ताव कहाँ कहाँ पे पारित होगा, तो ये वाला प्रस्ताव, जितने भी प्रस्ताव नाम से चीज़ें आती हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा, कौन कौन से प्रस्ताव, जैसे हो सकता है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, जैसे हो सकता है, एक सेकेंड, जैसे धन विधेयक, धन विधेयक, जैसे आपका हो सकता है साधारण विधेयक, साधारण विधेयक, जैसे हो सकता है आपका, ये सारे एग्जाम्पल लिखना है, ये ऐसा नहीं छोड़ना नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछता है कि जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आता है वो किस बहुमत से पारित होता है, तो ये इसी से पारित होता है। और वित्त विधेयक, वित्त विधेयक, अब देखो इसको याद करने का मैं तरीका बताती हूँ आपको। देखो आपने अक्सर सुना होगा ना कि विधेयक प्रस्ताव आया है संसद में, जैसे ऊपर मैंने प्रस्ताव लिखा था, तो इस प्रस्ताव को पहले एक जगह याद करो, ये है आपका प्रस्ताव, प्रस्ताव नाम से आपने ऐसे किया। अब देखो कौन कौन से प्रस्ताव आते हैं यहाँ पे, अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, ठीक, और कौन सा प्रस्ताव आता है, स्थगन प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, और कौन सा प्रस्ताव आता है, विश्वास प्रस्ताव। ये सब मैं आगे आपको बताऊंगी ये कौन कौन से विश्वास प्रस्ताव, ये आपको ऐसे याद करने एज इट इज, ठीक है, विश्वास प्रस्ताव। और कौन सा आ सकता है, और आपका आ सकता है निंदा प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, ठीक है ये। और एक प्रस्ताव में और आपने सुना होगा ध्यानाकर्षण, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, ठीक है। एक तो ये सारे हो गए, याद कर लो आप। दूसरा और कौन सा देख सकते हैं जिसमें विधेयक लगा होता है, विधेयक में ये याद करने का, एग्जाम्पल में तो आप कैसे भी लिख सकते हो, थोड़ा याद रहेगा इससे। विधेयक में कैसे विधेयक हो सकते हैं, जैसे वित्त विधेयक हमेशा बोलते हैं हम, चर्चा रहती है वित्त विधेयक की, या एक हो सकता है
धन विधेयक, धन विधेयक हो सकता है, या और कौन सा, साधारण विधेयक हो सकता है, साधारण विधेयक। ठीक है, ये तो यानी कि जो हमने ऊपर देखा कि पहला हमने क्या देखा, साधारण बहुमत। ये साधारण बहुमत में क्या होता, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। इस तरीके से, जिसको मैंने अभी आपको बोला, मैं थोड़ा सा पेन का कलर चेंज करके आपको बताती हूँ, एक सेकंड। मैं ग्रीन कलर ले लेती हूँ। ठीक है, ये देखो ग्रीन कलर, देखो ये वाला साधारण बहुमत। साधारण बहुमत से कौन कौन से प्रस्ताव जो हैं वो पारित होंगे, तो मैंने आपको बताया कि ये सारे जो हैं वो साधारण बहुमत से, अगर ऐसा कोई विधेयक आता जो लोकसभा में जब काम चलता है, तो अविश्वास प्रस्ताव जो आता है, स्थगन प्रस्ताव आएगा, विश्वास प्रस्ताव आएगा, निंदा प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, ये सारे ऐसे ही पारित होते हैं। ये सारे, परेशान नहीं होना, ये सारे प्रस्ताव मैं आपको समझाऊंगी। जैसे विधेयक आता है, धन विधेयक जब हमारा ये बजट पास होता है, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक, ये सारे किस बहुमत से पारित होते हैं, सिंपल मेजोरिटी से। आई होप मैंने आपको यहाँ तक समझाया होगा। अब हमारा एक दूसरा प्रस्ताव आता है, दूसरा हमारा प्रस्ताव आता है आपका ये, जिसको हम बोलते हैं प्रभावी बहुमत। जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रभावी बहुमत, या इसी को हम बोलते हैं तात्कालिक बहुमत। देखो बहुमत लिख रहा है ना ये बार बार, बहुमत का मतलब क्या है, +1, मतलब ज़्यादा होना चाहिए उससे, या इसको बोलते हैं इफेक्टिव। देखो पॉलिटी में आपको क्या करना है कि इसके इंग्लिश में टर्म्स जरूर याद करने हैं। ये कभी कभी इफेक्टिव मेजॉरिटी ही लिख के आ जाएगा, मेजॉरिटी। ठीक है, तो ये तीनों नाम आपको याद रखना है। अब इसमें क्या होता है, देखो इसको मैं समझाती हूँ आपको। इसमें ये होता है कि प्रभावी सदस्य संख्या का बहुमत, प्रभावी सदस्य संख्या का बहुमत। अब ये प्रभावी का क्या मतलब है, मान लेते हैं कि प्रभावी सदस्य संख्या बराबर होता है, प्रभावी सदस्य संख्या बराबर होता है कुल सदस्य माइनस रिक्तियाँ। ठीक है, अब ये रिक्तियाँ क्या है, ये टर्म रिक्तियाँ लिख दिया मैंने। तो देखो रिक्तियाँ कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कि जब वो विधेयक आया हो तो 543 तो सदस्य हैं लोकसभा में। ये दोनों के लिए मैं बता रही हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं लोकसभा के लिए ही बता रही हूँ। ये भारत में इसी बहुमत से सारे काम होते हैं, मतलब जितने भी बहुमत मैं पढ़ा रही हूँ ये सारे भारत के ही बहुमत हैं। तो देखो रिक्तियाँ कहने का मतलब क्या है, हो सकता है उसी समय किसी सांसद की मृत्यु हो गई हो, या हो सकता है कि उसी समय किसी सांसद ने त्यागपत्र दे दिया हो, त्यागपत्र दे दिया हो। ठीक है, अब चुनाव तो अभी हुआ नहीं है, उनकी संख्या तो खत्म हो गई, या हो सकता है कि उनका निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन ही रद्द कर दिया हो, निर्वाचन रद्द हो गया उनका। तो ये सदस्य संख्या जो है उसको माइनस कर देते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ कि अभी हमारे लोकसभा में 543 सदस्य हैं। मान लेते हैं कि उसमें से 7 लोगों ने की रिक्तियों हो गई, मान लेते हैं कि किसी की मृत्यु हो गई, 3 लोगों की मृत्यु हो गई, और 2 त्यागपत्र दे दिए और 2 त्यागपत्र दे दिए, 7 हो गए। अब क्या हो गया, कितने सदस्य बच गए लोकसभा में, लोकसभा में बच गए 536, 536 लोग बच गए। अब इनका बहुमत निकालेंगे, ये जो लोग हैं, तो इन लोगों को डिवाइड करेंगे बहुमत निकालने के लिए, और क्या करेंगे, +1 करेंगे। तो ये सदस्य संख्या कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी 269। यानी कि 269 लोगों ने अगर उस प्रस्ताव के पक्ष में वोट कर दिया तो प्रस्ताव क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, पास हो जाएगा।
इतने लोग, ये है। यहाँ तक समझ में आया। प्रभावी सदस्य संख्या बराबर होता है कि कुल सदस्य संख्या माइनस रिक्तियाँ। कुल सदस्य संख्या लोकसभा की कितनी है, 543 है। और मैं लोकसभा का एग्जांपल बार बार ले रही हूँ। और 7 सदस्य ने क्या हो गया, ये उनके साथ रिक्तियाँ हो गई। तो टोटल मेंबर कितने आ गए, 269, 269 लोग हो गए। अब जब वोटिंग होगी तो अगर उस प्रस्ताव के पक्ष में 269 लोगों ने वोट कर दिया तो उस प्रस्ताव को क्या समझेंगे, उस विधेयक को पारित समझेंगे। अब ये इसका हम यूज़ कहाँ करते हैं, बात तो ये तो हमने समझ लिया कि प्रभावी बहुमत का क्या मतलब है। तो इसका यूज़ देखो बड़ा आसान है, इसको याद करने का तरीका मैं आपको समझाती हूँ। इसको यूज़ करते हैं हम, लिख लेते हैं राज्यसभा, फिर लिखते हैं नीचे लोकसभा। भारत में इस इफेक्टिव मेजॉरिटी का कहाँ यूज होता है मैं ये बता रही हूँ आपको। इससे हम क्या काम करते हैं, लोकसभा हो गई, फिर हम लिख लेते हैं विधानसभा, और हम अगला लिख लेते हैं विधान परिषद। ठीक है, देखो अब थोड़ा मैं पेन का कलर चेंज करती हूँ। अब देखो मैं ये आपको ऐसे ही बनाना है जैसे मैं ये बना रही हूँ ना। अगर आप ऐसे बना के रखोगे अपने नोट्स तो आपको ये रिवाइज करने में आसानी। अब राज्यसभा देखो, राज्यसभा में कौन कौन होते हैं, एक तो राज्यसभा के हेड होते हैं सभापति, सभापति, और एक होते हैं उपसभापति, उपसभापति। ये आपको पता है कि पदेन सभापति होते हैं हमारे उपराष्ट्रपति जी, उपसभापति। लोकसभा में कौन होते हैं, एक तो होता है हमारा अध्यक्ष, अभी इस समय हमारे ओम बिरला जी हैं अध्यक्ष, और एक होते हैं उपाध्यक्ष। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी देखते हैं, एक हमारे होंगे अध्यक्ष राज्यों में लोकसभा के, और एक होंगे उपाध्यक्ष। ठीक, और सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी देखते हैं तो हमारे होंगे कौन, सभापति, और एक होंगे उपसभापति। ठीक है, ये देखो ये जो हमारा इफेक्टिव मेजॉरिटी है वो इन ये भी जितने भी हमारे ये संवैधानिक अधिकारी हैं, मतलब ये पदाधिकारी संवैधानिक जो ये हमारे अधिकारी हैं, अधिकारी कह सकते हैं इनको, इनको इनको की पद मुक्ति में, जब इनकी पद मुक्ति होती है, पद मुक्ति में ये बहुमत यूज होता है, पद मुक्ति में प्रयोग, यानी कि इफेक्टिव जो मेजोरिटी है, तात्कालिक बहुमत जिसको बोलते हैं या प्रभावी बहुमत, वो ये यानी कि राज्यसभा के सभापति को हटाना हो, उपराष्ट्रपति जी हमारे, उपसभापति को हटाना हो, लोकसभा के अध्यक्ष को हटाना हो जैसे ओम बिरला जी हैं, उपाध्यक्ष को हटाना हो, विधानसभा राज्यों में अध्यक्ष को हटाना हो या उपाध्यक्ष को हटाना हो, विधान परिषद अगर है राज्यों में तो सभापति को हटाना हो या उपसभापति को, इन सब की पद मुक्ति के लिए हमें कौन सा बहुमत यूज हम करते हैं, भारत में कौन सा बहुमत यूज होता है, ये वाला। मैं पेन का कलर चेंज करके आपको बताती हूँ, देखो ये वाला बहुमत हम यूज करते हैं। ठीक है, इससे क्या करते हैं, तात्कालिक बहुमत से इन सभी अधिकारियों को हटाने का काम करते हैं संवैधानिक जो पदाधिकारी हैं। अगला हम देखते हैं हमारा जो वर्गीकरण है वो है, ठीक है, वो क्या है, वो है पूर्ण बहुमत। अगला प्रकार क्या है, पूर्ण बहुमत, पूर्ण बहुमत। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। ठीक है, इसका हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं भारत में, इसका इस्तेमाल ये वहाँ करते हैं, इस पहले तो इसका यही मतलब देख लेते हैं कि क्या मतलब होता है इसका। इसका मतलब होता है कुल सदस्य संख्या का बहुमत,
बस आपको यहाँ पे एक टर्म लिखना है, कुल सदस्य संख्या का बहुमत। ठीक है, अब कुल सदस्य संख्या का बहुमत का क्या मतलब है, जैसे मैं फिर से एग्जांपल लेती हूँ लोकसभा का। ठीक है, लोकसभा में कितने मेंबर हैं, 543। अब हमने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया 2 से, कितने लोग हो गए, इसमें लोग हो गए 271.5। अब देखो ये पॉइंट में तो कोई लोग होंगे नहीं, तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको कर देते हैं 272। अब जब हमने ये 0.5 को ये पूर्ण संख्या बना दिया, तो हम इसमें अब +1 नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये देखो यहाँ पे हो चुका है। अब यानी कि लोकसभा में पूर्ण बहुमत के लिए हमें क्या चाहिए, 272, 272 लोगों का अगर बहुमत है तो पूर्ण बहुमत से जो भी चीज़ें आएंगी वो पास हो जाएंगी। अब हम इसका यूज कहाँ करते हैं, तो बड़ा सिंपल है, ये हम यूज़ करते हैं कहाँ पे, निर्वाचन कोटा जानने में। निर्वाचन कोटा, किसका निर्वाचन कोटा जानने में, हमारे राष्ट्रपति जी का, राष्ट्रपति के चुनाव में। जब राष्ट्रपति जी का चुनाव होता है तो हम इस प्रकार इसको यूज़ करते हैं, ये वाले बहुमत को। देखो अगर यहाँ पे ये होता ना 272 अगर यहाँ आ गया होता तब तो हम +1 करते, लेकिन यहाँ पे देखो पॉइंट में ये संख्या आ गई, इसलिए हमने अपने आप ये 2 कर देते हैं, और जब 2 एक बार करते हैं उसको आगे वाली संख्या मतलब बढ़ा देते हैं एक, तो फिर हम +1 नहीं करते इसमें। तो राष्ट्रपति का कोटा जानने में, यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है तो इस बहुमत को यूज़ करेंगे। और दूसरा हम जानते हैं सरकार का पूर्ण बहुमत जानने में, सरकार का पूर्ण बहुमत जानने में। सरकार बोले तो जैसे मैंने बोला कार्यपालिका का, जैसे लोकसभा का चुनाव हुआ, अब बीजेपी पार्टी खड़ी हुई, उसके बाद मान लेते हैं कांग्रेस खड़ी हुई, तो अब जो चुनाव होता है ये पार्टियां जब खड़ी होती हैं, तो अगर बीजेपी पार्टी को 272 वोट कम से कम, ज़्यादा नहीं, मिनिमम अगर इतने वोट मिलते हैं इस पार्टी को, या फिर मान लेते हैं कि इस पार्टी को मिल गया 273, ठीक है, एक कंडीशन, दो कंडीशन मैं बताऊंगी आपको, तो ये वाली पार्टी जीत जाएगी, क्योंकि ये क्या है, इससे ये ज़्यादा है, एक ज़्यादा है। लेकिन अगर सारी पार्टियां, बहुत सारी पार्टियां हैं, कांग्रेस भी है और मान लेते हैं बहुजन है, बहुजन समाज पार्टी, ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं। अब मान लेते हैं कि इनको मिल गया 230 और इनको मिल गया 255, ठीक, लेकिन हमें मिनिमम जीतने के लिए कितना चाहिए, 272, और ये 272 को फुलफिल कर रहे हैं, यानी कि इनकी गवर्नमेंट बन जाएगी। तो जो हमारा ये पूर्ण कोटा वाला बहुमत है, यानी पूर्ण बहुमत जो है, इसको हम 2 जगह पे यूज करते हैं, एक तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जानने में और सरकार का बहुमत जानने में, इसको हम यूज़ करते हैं। ये निर्वाचन कोटा मैं आपको राष्ट्रपति वाले चैप्टर में और डिटेल में अच्छे से पढ़ाऊंगी कि ये किस तरीके से निकालते हैं। बाकी तो ये हम सभी वोट करते हैं, आपको पता ही है कि लोकसभा का चुनाव हुआ तो कहते हैं कि भाई कितना चाहिए, 272 वोट, 72 चाहिए, 272 सांसद इनको मिल गए और ये इनकी सरकार बन गई, ठीक। और अब हमारा जो है वो चौथा वर्गीकरण है बहुमत का, थोड़ा सा बड़ा है, जिसका हम बार बार जिक्र समझते हैं लेकिन बड़ा कन्फ्यूज़न होता है इसमें, जिसको हम कहते हैं विशेष बहुमत, विशेष बहुमत। अब देखो ये जो विशेष बहुमत है ना, इसको बोलते हैं स्पेशल मेजॉरिटी। ये अपने आप में ही कई प्रकार का है, यानी कि इसके 3 डिवीज़न हैं, 3 प्रकार का है ये, कितने प्रकार का, 3 प्रकार का है। एक एक करके हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये 3 कौन कौन से प्रकार हैं इस विशेष बहुमत के। पहला प्रकार देखते हैं,
ठीक है। ये पहला प्रकार, किसका पहला प्रकार? विशेष बहुमत का। इसको मैं ए नाम दे देती हूँ, ए। अब देखो, एक सेकेंड, इसको मैं नाम देती हूँ, रोमन नंबर में मैं लिखती हूँ ए, ये। ठीक है, ये पहला प्रकार। पहला प्रकार क्या है? पहले प्रकार में आप लिखोगे उपस्थित और मतदान उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। ठीक है, देखो, जब हम विशेष बहुमत की बात करते हैं तो विशेष बहुमत का मतलब ही होता है 2/3 बहुमत। इसका मतलब क्या होता है? 2/3 बहुमत। वहाँ हम क्या देख रहे थे? +1 कर रहे थे, लेकिन हमें यहाँ पे 2/3 चाहिए। जहाँ विशेष बहुमत लिख के आ गया, मतलब कि आप समझ जाओ कि जितने भी प्रकार आएंगे उस सब में आपको 2/3 लाना होगा। अब ये पहला कंडीशन ये कह रहा है कि उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3, यानी कि मान लेते हैं लोकसभा में कितने मेंबर हैं? 543। वही पुराना एग्जाम्पल लेते हैं। उपस्थित कितने हुए? 200 उपस्थित। मतदान कितना किया? 180 मतदान। तो हमें दोनों कंडीशन फुलफिल करनी है। ऐसा नहीं कि बस, पता है इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होती है कि उपस्थित क्या है, मतदान क्या है। तो हमें ये दोनों चाहिए। वो व्यक्ति उपस्थित तो है लेकिन मतदान भी करे। तो देखो, हमें कितने लोग ऐसे हैं इस 200 में जिन्होंने उपस्थित भी थे और मतदान भी किया? तो 180 लोग ऐसे हैं। अब इस 180 लोगों का हमें क्या निकालना है? बहुमत निकालना है। तो 180 2/3 निकालना है। तो ये मान लेते हैं कि 180, ये ऐसे निकालते हैं, आपको पता होगा 2/3 कैसे निकालेंगे। तो कितना आ जाएगा? 120 सदस्य। यानी कि जो भी प्रस्ताव आया है, जो भी विधेयक आया है, उस पे 120 सदस्यों ने अगर वोट कर दिया, सदस्यों ने पक्ष में अगर वोट किया, तो प्रस्ताव क्या होगा? प्रस्ताव पारित हो जाएगा। ठीक है, प्रस्ताव पारित। अब देखो, इसका हम प्रयोग कहाँ करते हैं? यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आई? यानी कि इस जो भी इस कैटेगरी में विशेष बहुमत के पहले प्रकार में ऐसे प्रस्ताव आएंगे जिसमें 120 सदस्य क्या करें? उस पर वोटिंग करें। ठीक, तो इसका देखो हम यूज़ 2 जगह करते हैं संविधान में। 2 जगह पे यूज़ इसका होता है। पहला होता है, इसका एग्जाम्पल मैं बताती हूँ आपको, आर्टिकल 249 में और आर्टिकल 312 में। ये मैं आपको जब संविधान का आर्टिकल पढ़ाऊंगी तो और अच्छे से पढ़ाऊंगी। देखो, जो आर्टिकल 312 है वो ये कहता है, 312, चलो पहले 312 ही बता देती हूँ। 312 ये कहता है कि संसद को संघ और राज्यों के लिए, संसद को क्या है? संसद को किसके लिए? संघ के लिए और राज्यों के लिए एक या एक से अधिक क्या है? अखिल भारतीय सेवाएं बनाने का, अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं बनाने का क्या है? अधिकार है।
ये आर्टिकल 312 क्या कहता है कि जो हमारी संसद है वो अभी हमारे पास, आपको पता है कि कितनी अखिल भारतीय सेवाएं, हमारे पास टोटल 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। और अगर संसद चाहे, यानी कि 312 के तहत संसद क्या कर सकती है, अगर राज्यसभा ऐसा विधेयक पारित करती है, मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगी, 2/3 बहुमत से, तो संसद को ये अधिकार है, किसको, संसद को, कि वो राज्यों के लिए और संघ के लिए, राज्यों या संघ या राज्यों के लिए क्या कर सकती है, एक या एक से अधिक, जैसी नीड हो, जैसी ज़रूरत हो, तो अखिल भारतीय सेवाएं बना सकती है। कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा भी इसमें इंक्लूड है, ये याद रखना, न्यायिक सेवा भी इसमें है। यानी कि जैसे आईएएस वगैरह होते हैं, आईएफएस हैं, आईपीएस है, ये 3 सेवाएं हैं, तो उसमें न्यायिक सेवा भी इंक्लूड हो सकती है। ये मैं आप आगे और डिटेल में बताऊंगी। वहीं हमारा आर्टिकल 249 क्या कहता है कि यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पारित करे कि ये राष्ट्र हित में आवश्यक है, तो संसद क्या कर सकता है, संसद क्या कर सकता है, संसद राज्य सूची के विषय पे कानून बना सकता है। राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। ठीक है, अभी हम इसको पढ़ेंगे कि राज्य सूची क्या है, केंद्र सूची क्या है। बस मैं आपको ये बहुमत बता रही हूँ, सकता है, ये आगे जब आपको ये कनेक्ट हो जाएगा। यानी कि ये जो संविधान में हमारे 2 आर्टिकल हैं, यहाँ पे हम विशेष बहुमत का जो पहला वाला प्रकार है, इसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ये वाले बहुमत को हम कहाँ यूज़ करते हैं, इन आर्टिकल दो आर्टिकल पे, आर्टिकल 249 और आर्टिकल 312 में, 312 में और 249 में। 249 कहता है कि अगर राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से पारित कर देती है, सदस्यों के 2/3 बहुमत से, कि राष्ट्रहित में आवश्यक है, तो संसद क्या करेगी, राज्य सूची के विषय पे कानून बना सकती है। 312 ये कहता है कि संसद को ये अथॉरिटी है कि संसद संघ के लिए या राज्यों के लिए एक से अधिक क्या कर सकती है, अखिल भारतीय सेवाएं बना सकती है। तो आई होप मैंने आपको यहाँ तक समझाया होगा और आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछोगे, तो मैं दोबारा से इस चीज़ को आपको और अच्छे से, जहाँ भी कन्फ्यूजन होगी मैं आपको समझाऊंगी। तो आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अभी देखो इसके, मैंने आपको बताया कि इसके कितने हैं, 2 और प्रकार रह रहे हैं। तो विशेष बहुमत के जो 2 अन्य प्रकार हैं वो थोड़े बड़े बड़े हैं। मुझे लगता है कि वीडियो थोड़ा लंबा होगा, तो ये जो 2 प्रकार इसके हैं, इसको हम देखते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट में देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, थैंक यू।